नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप शो। ये विरले ही होता है कि मोदी शाह की भाजपा बीच कार्यकाल में अपने किसी मुख्यमंत्री का इस्तीफा ले। 7 सालों में सामने आए उदाहरणों को भी आप उंगलियों पर ही गिन सकते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि कर्नाटक में भारी जनाधार वाले बीएस येदियुरप्पा को जाना पड़ा। अपने इस्तीफे की घोषणा के वक्त वो काफी भावुक भी हो गए थे। भाजपा के लिए दक्षिण का द्वार है कर्नाटक। वहां उठाए किसी भी कदम का असर सूबे तक महदूद नहीं रहेगा। वो आंध्र और तेलंगाना में भी पार्टी के भविष्य पर असर डाल सकता है। तो आज हम बड़ी खबर में यही समझेंगे कि येदियुरप्पा का इस्तीफा किन परिस्थितियों में हुआ और अब भाजपा कर्नाटक का सिरमौर किसे बना सकती है। लेकिन पहले देखिए ये वीडियो। दो राज्यों के बीच का झगड़ा इतना बढ़े कि एक सूबे के सीएम ट्विटर पर वीडियो डालकर प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्री के दफ्तर को टैग कर दें तो समझ जाना चाहिए कि मामला बहुत गंभीर है। ये वीडियो पोस्ट किया है मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने। वीडियो में गृह मंत्री को टैग करते हुए उन्होंने लिखा, अमित शाह जी कृपया इस मसले पर ध्यान दें, ये सब जल्द बंद होना चाहिए। साथ में हैशटैग के साथ लिखा मिजोरम असम बॉर्डर टेंशन। इसके बाद कुछ और हैंडल टैग किए गए हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, कछार पुलिस और कछार के डिप्टी कमिश्नर, वहां जो कलेक्टर होते हैं उनको डिप्टी कमिश्नर कहते हैं। पूर्वोत्तर के नक्शे को अगर आप गूगल मैप्स पर देखेंगे तो उसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि वहां राज्य कैसे बने हैं। जो मैदानी इलाका है वो असम में पड़ता है कमोबेश, और जहां जहां से पहाड़ शुरू होते हैं वहां से आपको अलग अलग राज्यों की हद शुरू होते दिखती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम वगैरह वगैरह। लेकिन जो लकीर नक्शे पर आपको खूब साफ नजर आती है उसे लेकर जमीन पर उतनी क्लैरिटी नहीं है और इसीलिए झगड़ा होता ही रहता है। ऐसा ही एक झगड़ा है असम और मिजोरम के बीच में। असम के कछार और हाइलाकांडी जिलों से मिजोरम की सीमा लगती है और यहां जमीन को लेकर दोनों सूबों के बीच आए दिन तनातनी होती है। चूंकि पहाड़ी इलाका है, मैदान खत्म ही हो रहे हैं, कृषि के लिए यानी खेती के लिए जमीन बहुत कम है और बड़ी मेहनत के बाद ही ढलानों को खेती के लायक तैयार किया जा पाता है। इसीलिए जमीन के छोटे से छोटे टुकड़े की अहमियत बहुत बड़ी होती है। जब दी लल्लन टॉप की असम चुनाव यात्रा बराक घाटी में थी तब हमने भी इस मुद्दे पर एक रिपोर्ट की थी और तब हमने दिखाया था कि कैसे कोलासिब जिले में भैरवी सीमा के पास मिजो पक्ष ने असम के लोगों के घरों में आग लगा दी थी और पूरे इलाके में भय का माहौल था। तब वहाँ इंडियन रिजर्व बटालियन और सीआरपीएफ की टुकड़ियां भी तैनात करनी पड़ी थी। लेकिन बावजूद इसके समय समय पर छिटपुट घटनाएं उसके बाद से भी होती रही। इसी साल की बात है, इसी साल की वो रिपोर्ट भी है। जोरमथंगा ऐसे ही झगड़े की तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बीते दिनों सीमा पर तनाव हुआ तो असम और मिजोरम दोनों तरफ से भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। मीडिया में असम के कछार जिले के पुलिस अधीक्षक का बयान है, वरिष्ठ अधिकारी सीमा के पास कैंप कर रहे हैं, स्थिति अब काबू में है। मिजोरम पुलिस की उपस्थिति के चलते कुछ लोग अपने घरों से भागे हैं लेकिन उन्हें किसी ने जबरन नहीं भगाया है। अब इस बयान में आप उस तनाव को भी पढ़ सकते हैं जो दोनों सूबों की सरकारों और पुलिस फोर्सेस के बीच में है, और उस भय को भी पढ़ सकते हैं जिसके चलते लोग अपनी जीवन भर की पूंजी छोड़ने को मजबूर होते हैं। इंडिया टुडे पर छपी हेमंत कुमार नाथ की रिपोर्ट बताती है कि हालिया विवाद तब गंभीर हुआ जब असम की पुलिस ने अपना माने जाने वाला इलाका, जिस इलाके पर उनकी दावेदारी है, उसे खाली कराने के लिए कुछ लोगों को वहां से खदेड़ा। असम पुलिस ने कहा कि ये लोग अतिक्रमणकारी थे। चूंकि खदेड़े गए लोग मिजोरम से थे, इस कार्रवाई से खटास और बढ़ गई। सीमा के दौरे पर गई असम सरकार की टीम पर 10 जुलाई के रोज एक आईईडी बम भी फेंका गया। 11 जुलाई की सुबह मिजोरम के इलाके से एक के बाद एक 2 धमाकों की आवाज भी आई। विवाद बढ़ता देख नई दिल्ली ने दखल दिया और दोनों सूबों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को दिल्ली बुलाकर एक बैठक करवाई गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 24 जुलाई को 2 दिनों के पूर्वोत्तर दौरे के लिए पहुंचे थे, वो कंक्लूड हो गया है। अब 25 जुलाई के रोज शिलोंग में एक बैठक हुई जिसमें गृह मंत्री के साथ पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए, क्योंकि वो एक कन्वेंशन था सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स का। इस बैठक में सीमा विवाद का मुद्दा उछला और जोरमथंगा ने कह दिया कि नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जैसे राज्यों को बनाते वक्त अंग्रेजों के जमाने से चल रहे भूमि विवादों को सुलझाया नहीं गया। उन्होंने असम का नाम लेकर कहा कि जो इलाका असम अपनी सीमा में बता रहा है उससे तकरीबन 100 सालों से मिजो लोग जुड़े हुए हैं। वो यहाँ से वनोपज इकट्ठा करते हैं, स्थायी और अस्थायी रूप से खेती करते हैं। अस्थायी खेती का मतलब आप झुम कल्टीवेशन से निकाल सकते हैं, जिसमें एक प्लॉट पर खेती करने के बाद वहाँ से शिफ्ट किया जाता है, दूसरी तरफ जंगल क्लियर किया जाता है और फिर बाद एक दूसरे प्लॉट पर खेती होती है। असम ने इन इलाकों पर अपना दावा, वापस हम मंत्री जी के बयान पर लौट रहे हैं जोरमथंगा के, वो कहते हैं असम ने इन इलाकों पर अपना दावा करना हाल ही में शुरू किया है जब से बराक वैली में बड़े पैमाने पर बाहर से प्रवासी आने लगे।
जोरमथंगा पूर्वी पाकिस्तान और बाद में बांग्लादेश से आए प्रवासियों की तरफ इशारा कर रहे थे। माने ये मुद्दा सिर्फ भूमि विवाद भर का नहीं है, भूमि पर रहने या कब्जा करने वाले की सांस्कृतिक पहचान क्या है उसका भी है। आज जोरमथंगा ने एक और वीडियो ट्वीट किया। इसमें कार में एक दंपति बैठे नजर आ रहे हैं, इनकी गाड़ी तोड़ दी गई है। जोरमथंगा ने फिर असम पुलिस को टैग करके सवाल किया कि कछार के रास्ते मिजोरम लौट रहे एक निर्दोष दंपति के साथ बदतमीजी और तोड़फोड़ हुई, आप इसे सही कैसे ठहरा सकते हैं। इन सारे ट्वीट्स का जवाब खुद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने दिया। उन्होंने जो पहला ट्वीट जोरमथंगा ने किया था उसके जवाब में उन्होंने ये लिखा कि आप ये बताइए कि इस वीडियो में जो लोग दिख रहे हैं, जो सिविलियंस दिख रहे हैं, उसमें मिजो लोग हैं, उन्होंने क्यों अपने हाथ में लाठियां ली हुई हैं। बाद में जो दंपति वाला वीडियो ट्वीट हुआ उसके बाद हिमंत बिस्वा शर्मा वापस एक ट्वीट करते हैं, उसमें वो कहते हैं कि कोलासिब एसपी, ये मिजोरम में पड़ने वाला एक जिला है, वो कह रहे हैं कि जब तक असम पुलिस अपनी पोस्ट खाली नहीं कर देती तब तक उस तरफ के लोग न हिंसा रोकेंगे न किसी की सुनेंगे। ऐसे में सरकार अपना काम कैसे कर सकती है। इसी के साथ बिस्वा शर्मा ने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय से दखल देने की मांग भी कर दी। हिमंत का जवाब देने के लिए फिर जोरमथंगा ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में सौहार्दपूर्ण बैठक के बावजूद असम पुलिस की 2 कंपनियों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर मिजोरम के अंदर पड़ने वाले वेरेंगते ऑटो रिक्शा स्टैंड पर हमला किया। इस दौरान उन्होंने मिजोरम पुलिस और सीआरपीएफ तक को पीछे हटने पर मजबूर किया। तो सूबों का झगड़ा अब मुख्यमंत्री सीधे ट्विटर पर लड़ रहे हैं। जब इस बुलेटिन की तैयारी हो रही थी, आखिर में हमें हिमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम सीएम हैं, उनका भी एक ट्वीट दिखा। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने फ़ोन पर मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा से बात कर ली है और वो इस विवाद को निपटाने के लिए, इस पर बात करने के लिए सूबे की राजधानी आइजवाल की यात्रा पर जाने को भी तैयार हैं। देखना होगा कि इस नाजुक मसले पर केंद्र कैसे और कितना दखल देता है। हम चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के मामले आए 39,361, ठीक हुए 35,968 मरीज और मौतें हुई 416। दूसरी सुर्खी आज बनाई राहुल गांधी ने। 3 कृषि कानूनों के विरोध में आज राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाते हुए संसद भवन पहुंच गए। चूंकि मानसून सत्र के कारण संसद से सटे इलाकों में धारा 144 लागू है और राहुल ने कोई पूर्व सूचना नहीं दी थी, इस ट्रैक्टर को दिल्ली पुलिस ने जब्त कर लिया। इस दौरान कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और बी श्रीनिवास समेत दीगर कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया। बाद में उन्हें रिहा भी किया गया। राहुल ने कहा कि वो ऐसा करके किसानों के संदेश को संसद तक लाए हैं। जवाब में भाजपा की तरफ से कहा गया कि विपक्ष किसी राजनीतिक हथियार की तरह किसानों के इस्तेमाल पर आमादा है। किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए। काले कानून है, इनको वापस लेना पड़ेगा। उन्हें लगता है कि ट्रैक्टर पे बैठ करके और किसानों के आंदोलन, कुछ किसानों के आंदोलन को वो हाईजैक करके अपना राजनीतिक कोई फायदा उठाने की कोशिश कर पाएंगे तो वो असफल होंगे। दूसरी तरफ अब 15 अगस्त को एक और ट्रैक्टर मार्च की बात चल पड़ी है। आज किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि मुरादाबाद, हापुड़ और अमरोहा से किसानों का जत्था स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में प्रदर्शन स्थल पर पहुंचेगा और एक ट्रैक्टर मार्च निकालेगा। इसको भी दिल्ली बनाएंगे, लखनऊ को भी। आज चारों तरफ तक घेर घार कर बटेंगे, वो टाइम भी आओगे जब इसको भी घेरेंगे। देश की राजधानियों को दिल्ली बनाना पड़ेगा। जो स्टेट की राजधानियां हैं, धीरे धीरे ऐसे प्रोटेस्ट वहां पे भी करने पड़ेंगे। वे आज हो वो 2 साल में कभी भी हो तो बात तो करनी पड़े। ट्रेन नहीं चल रही, ट्रेन रोक रखी, नहीं तो भीड़ तो यहाँ की भी बहुत उधर जाती है। अभी भी जा रहे हैं, बहुत लोग जा रहे हैं। दर्शक जानते ही हैं कि 26 जनवरी के रोज इसी साल किसान परेड में जमकर हिंसा हुई थी और किसान लाल किले की प्राचीर पर चढ़ गए थे। वहां किसान आंदोलन और एक धार्मिक झंडा फहरा दिया गया था, जिसकी खूब आलोचना भी हुई थी। चुनाव की बात चल रही है, चुनाव पंजाब में भी है, जहां किसान आंदोलन का असर सबसे ज्यादा है। यहां नए नवेले कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की एक टिप्पणी से किसान मोर्चा खफा है। सिद्धू ने कह दिया था कि वो किसान नेताओं से मिलना तो चाहते हैं, लेकिन प्यासे को ही कुएं के पास जाना होता है। इशारों में कही बात थी। इसके जवाब में किसान नेताओं ने कहा है कि आने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में मालूम पड़ जाएगा कि कौन कुआं है और प्यासा कौन है। इस पर अब सिद्धू की सफाई भी आ गई। उन्होंने कहा कि पार्टी संयुक्त किसान मोर्चा के साथ खड़ी है, यानी कि कांग्रेस, और तीनों किसान कानूनों को वापस लिया ही जाना चाहिए।
तीसरी सुर्खी महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ी है। पिछले हफ्ते भारी बारिश के चलते महाराष्ट्र के कई जिलों में भूस्खलन हुए थे, बाढ़ भी आई थी। इनमें से सबसे भीषण हादसा रायगढ़ जिले के तड़िये गांव में हुआ था। इसमें अब तक 53 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं और 5 घायल हैं। 31 लोग गुमशुदा हैं जिनके मलबे में दबे होने की आशंका है। गांव वालों का कहना है कि इनके बचे होने की संभावना अब नहीं है और अब मलबा हटाने का कोई मतलब नहीं है। वो वहीं अपने दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि दे देना चाहते हैं जहां हादसा हुआ है। महाराष्ट्र में भारी बारिश से जुड़े अलग अलग हादसों में मृतकों का आंकड़ा अब तेजी से 200 की तरफ बढ़ रहा है। इससे मिलता जुलता हादसा 25 जुलाई के रोज हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भी हुआ। पहाड़ की ढलान पर चट्टानें खिसकी और एक टेम्पो ट्रैवलर से टकरा गई। हादसे में 8 पर्यटकों और एक ड्राइवर की जान चली गई है। चौथी सुर्खी आज संसद सत्र से जुड़ी हुई है। आज कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच चलाने की मांग रखी। दर्शक जानते ही हैं, थरूर सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा में आज सरकार कुछ बिल पास कर पाई, लेकिन राज्यसभा की कार्रवाई लगभग पूरी तरह कृषि कानून और पेगासस मामले पर हंगामे की भेंट चढ़ गई। पेगासस मामले की बात चली है तो आपको ये भी बताते चलें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पेगासस मामले में जांच बैठा दी है। इस जांच के लिए जो पैनल बनाया गया है उसमें सेवानिवृत्त जज जस्टिस MV लोकुर और जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य होंगे। ये पैनल पश्चिम बंगाल में फोन हैकिंग के मामलों को देखेगा। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। अटल आडवाणी वाली बीजेपी और मोदी शाह के दौर की बीजेपी में कई अंतर गिनाए जाते हैं। एक फर्क ये भी बताया जाता है कि मोदी शाह के दौर में बीच कार्यकाल में मुख्यमंत्री नहीं बदले जाते हैं, काफी कंटिन्यूटी रखी जाती है। उसके बरक्स जैसे वाजपेयी और अटल के दौर में होता था कि कई मुख्यमंत्री आते और जाते थे। इसके लिए कई उदाहरण भी कोट किए जाते हैं। 1995 में गुजरात में सरकार बनने के बाद बीजेपी ने केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन फिर लगभग 7 महीने बाद ही गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दिया गया। सुरेश मेहता आए। केशुभाई पटेल 1998 में फिर मुख्यमंत्री बने, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2001 में उनको रिप्लेस कर दिया। गुजरात की तरह ही उस दौर में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में भी कई नेता आजमाए। 1997 में कल्याण सिंह आते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। 2 साल बाद उनको हटाकर रामप्रकाश गुप्ता CM बनते हैं, फिर उन्हें हटाकर राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं। तो उस दौर में बीजेपी 2 चुनावों के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कई नेताओं को आजमा लेती थी। लेकिन 2014 के बाद वाले दौर में हमें ऐसे उदाहरण कम देखने को मिलते हैं। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर ने कार्यकाल पूरा किया, उन्हें रिपीट भी किया गया। यूपी में योगी का कार्यकाल लगभग पूरा होने को है। MP में जब सरकार लौटी तो CM शिवराज सिंह ही रहे। यही भरोसा देवेंद्र फडणवीस पर भी दिखाया गया जब पार्टी चुनाव में जाती है और उनको फिर से CM बनाती है, कम से कम एक दिन के लिए। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की कुर्सी पर भी हमने कोई खतरा देखा नहीं। 7 साल में बस 3 अपवाद हमारे सामने आए हैं, उत्तराखंड, गोवा और गुजरात। इनमें भी गोवा का मामला मनोहर पर्रिकर वाला बहुत अलग है, क्योंकि वहां CM हटाने या बदलने जैसी बात नहीं थी, वो कोलिशन पॉलिटिक्स का कंपल्शन था। तो ये समझ बनती है कि ज्यादातर प्रदेशों में कार्यकाल के बीच में मुख्यमंत्रियों को बदलने का रिवाज मोदी शाह के दौर में नहीं दिखता है। लेकिन फिर मुख्यमंत्री बदलने वाली खबर आ जाती है दक्षिण के द्वार, जो बीजेपी के लिए माना जाता है, कर्नाटक से। कर्नाटक में बीजेपी की राजनीति के लिए कहा जाता है कि येदियुरप्पा बिना भाजपा नहीं है और भाजपा बिना येदियुरप्पा नहीं है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री वाली लिस्ट देखेंगे तो आजादी के बाद से बीजेपी की एंट्री 2007 में जाके होती है और ये एंट्री BS येदियुरप्पा के नाम के साथ ही होती है। येदियुरप्पा के दम पर ही बीजेपी कर्नाटक में पहली बार सत्ता का सुख भोगती है और पहली बार ही क्या, हर बार येदियुरप्पा ही बीजेपी की कर्नाटक में सरकार बनवाते हैं। 2011 में लाल कृष्ण आडवाणी ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच BS येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटवाया था। नाराज हुए येदियुरप्पा और उन्होंने भाजपा छोड़कर कर्नाटक जनता पक्ष नाम से एक अलग पार्टी बना ली और इसका नतीजा दिखा 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में, जब बीजेपी सत्ता में आ नहीं पाई। आखिरकार बीजेपी और येदियुरप्पा को साथ आना ही पड़ा और फिर मई 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में येदियुरप्पा की अगुवाई में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती है। हालांकि JDS और कांग्रेस सब मिल जाते हैं और अपनी सरकार बना लेते हैं, लेकिन जोड़ तोड़ वाला गणित लगता है इसके बाद और साल भर के भीतर कांग्रेस JDS की सरकार गिराकर बीजेपी की सरकार बन जाती है, बनवाली जाती है। और 2019 में येदियुरप्पा 5वीं बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब 2 साल के बाद ही बीजेपी ने येदियुरप्पा से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली है। अटकलें इससे कई दिनों से लग रही थी, इनफैक्ट कई महीनों से लग रही थी, लगभग 8 महीने हो गए हैं। इस्तीफा देंगे नहीं देंगे वाली बात चल रही थी। आज फाइनली येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया और बहुत भावुक अंदाज में दिया। क्या कहा उन्होंने, सुनिए।
ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ರಾಜ್ಭವನ್ ಹೋಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಲು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ದುಃಖದಿಂದ, ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಖುಷಿಯಿಂದ 75 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನಿಗೆ ಮತ್ತೆ 2 ವರ್ಷ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ, अमित शाह ಅವರಿಗೆ, ನಡ್ಡಾ ಅವರಿಗೆ शब्दಗಳಲ್ಲಿ अभिनंदन सल्लाहुदिन। टीवी, नेता और आंसू ये साथ साथ आते हैं तो फिर टिप्पणीकार सियासी अर्थ लगाने लग जाते हैं कि उनकी भावुकता यानी कि येदियुरप्पा की भावुकता शायद उनके कोर वोटर्स को भी भावुक करे। येदियुरप्पा को भी पता है कि अगर उनके कोर वोटर्स पर उनकी पकड़ रहेगी तो बगैर मुख्यमंत्री भी कर्नाटक की राजनीति में उनकी पकड़ बनी रहेगी, उनकी पूछ भी होती रहेगी। येदियुरप्पा कर्नाटक की राजनीति में लिंगायत समुदाय के सबसे बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं। कुछ टिप्पणीकार उनको सीधे शब्दों में सबसे बड़ा नेता भी कहते हैं। उत्तर कर्नाटक के लिंगायत वोटर्स और कोस्ट एरिया में ही बीजेपी का मजबूत वोट बेस माना जाता है। तो लिंगायत वोट पिछले 2 दशकों से बीजेपी की जीत में अहम रहा है और लिंगायत वोटर्स बीजेपी के पास आते हैं तो येदियुरप्पा के साथ आते हैं। तो फिर बीजेपी ने येदियुरप्पा को हटाने का रिस्क क्यों लिया? इसकी 4 बड़ी वजह हैं जिन पर एक एक करके हम बात करेंगे। पहली वजह, येदियुरप्पा के बेटे को लेकर नाराजगी। बीएस येदियुरप्पा के 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। दोनों बेटे राजनीति में हैं। बीवाई राघवेंद्र कर्नाटक की शिमोगा सीट से सांसद हैं और दूसरे बेटे बीवाई विजयेंद्र कर्नाटक में बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं। विजयेंद्र को ही येदियुरप्पा की कुर्सी जाने की बड़ी वजह माना जा रहा है। विजयेंद्र की सरकार में दखल से बीजेपी के कई नेता नाखुश थे। उनके विरोधी कहते हैं कि वो सीधे मंत्रियों और अधिकारियों को आदेश देते थे, मुख्यमंत्री कार्यालय खुद चलाने लगे थे। कर्नाटक के पर्यटन मंत्री सीपी योगेश्वर समेत कई बीजेपी नेता खुलकर विजयेंद्र की भूमिका पर सवाल उठा चुके हैं और विजयेंद्र के खिलाफ बीजेपी के मंत्रियों विधायकों की ये नाराजगी 2 साल से चली आ रही है। पिछले साल भी कुछ बीजेपी नेताओं ने एक लेटर जारी किया था जिसमें विजयेंद्र को प्रॉक्सी सीएम कहा गया था। तो विजयेंद्र के कामकाज की वजह से बीजेपी में येदियुरप्पा का विरोध बढ़ता गया और कर्नाटक बीजेपी के 3 धड़े बन गए। एक धड़ा मुख्य रूप से येदियुरप्पा को हटाने की मांग कर रहा था, दूसरा गुट न्यूट्रल था जो येदियुरप्पा के विरोध में नहीं था लेकिन उनका पक्ष भी नहीं ले रहा था, और तीसरा गुट जो बचा ऑब्वियसली येदियुरप्पा के कोर समर्थक। इसी तरह से कर्नाटक बीजेपी में आपसी कलह बढ़ रही थी और इसके समाधान के तौर पर केंद्रीय नेतृत्व ने येदियुरप्पा की कुर्सी कुर्बान की। दूसरा फैक्टर है एज फैक्टर। बीजेपी ने यह परंपरा बना रखी है कि मुख्यमंत्री 75 साल से कम उम्र के ही होंगे। बीजेपी के ज्यादातर मुख्यमंत्री 60 के आसपास के उम्र के हैं। इसी नियम में एकमात्र अपवाद येदियुरप्पा थे, उनकी उम्र अभी करीब 78 साल है। 2 साल पहले जब वो मुख्यमंत्री बने तब भी 75 क्रॉस कर चुके थे। कर्नाटक बीजेपी में उनके विरोधियों ने भी उनकी उम्र पर कई बार सवाल उठाए। बासनगौड़ा पाटिल, अरविंद बेलाड जैसे बीजेपी विधायक सरकार की नाकामियों को उनकी उम्र से जोड़ रहे थे। बीजेपी को 2 साल बाद यानी कि 2023 में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव भी लड़ना है। बीजेपी के लिए अब 78 साल के येदियुरप्पा कर्नाटक का भविष्य नहीं हो सकते, क्योंकि अब 2 साल बाद बड़ा काम करना है, 80 साल के तब हो जाएंगे। तो देर सवेर भाजपा को कर्नाटक में येदियुरप्पा से आगे बढ़ना ही था। चुनाव का इंतजार न करते हुए बीजेपी ने यह निर्णय अभी ले लिया है जब उनके पास थोड़ा वक्त और बाकी है चुनाव से पहले। तीसरा फैक्टर, पार्टी में बीएल संतोष का बढ़ता कद। बीएल संतोष अभी बीजेपी के संगठन मंत्री हैं, पार्टी के बड़े नेताओं के भरोसेमंद भी हैं। बीएल संतोष भी कर्नाटक से आते हैं। येदियुरप्पा और बीएल संतोष एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। अमूमन ऐसा होता है कि राज्य का कोई नेता केंद्रीय नेतृत्व में ऊंचे पद पर पहुंचता है तो राज्य के पार्टी मामलों में उसका दखल बढ़ जाता है, फॉर ऑब्वियस रीजंस। हमें ऐसे कई राज्यों के उदाहरण मिलते हैं। गुजरात के नेता नरेंद्र मोदी जब 1999 में बीजेपी के संगठन महासचिव बनते हैं तो 2 साल बाद गुजरात के सीएम बनकर लौटते हैं। तो बीएल संतोष को भी येदियुरप्पा की पार्टी पर पकड़ कमजोर होने की एक वजह माना जा रहा है। चौथी वजह, लिंगायत समुदाय पर पार्टी की पकड़। दर्शक जानते हैं कि कर्नाटक में एक प्रभावशाली समुदाय है लिंगायत समुदाय, जिससे बीएस येदियुरप्पा आते हैं और ये समुदाय बीएस येदियुरप्पा को, उनके परिवार को अपना नेता मानता है। लेकिन भाजपा में अब ये समझ डेवलप हो रही है कि इस समुदाय की जो पॉलिटिकल लॉयल्टी है वो एक परिवार यानी कि बीएस येदियुरप्पा के परिवार की जगह सीधे भाजपा के प्रति हो। बीजेपी चाहती है कि बिना येदियुरप्पा भी वो लिंगायत वोटों को साध सकें और इसके अलावा जो दूसरे समुदाय हैं कर्नाटक में, बीजेपी उनके पक्ष में भी दिख सके, उन्हें सिर्फ एक लिंगायत पार्टी न माना जाए। तो घटनाक्रम को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने कुछ जानकारों से भी बात की, सुनिए। जी, यही वजह है और शुरू से यही बीजेपी हाईकमांड ने कन्वे किया है कि बीजेपी को एक यंग, फ्रेश
और एनर्जेटिक लीडर चाहिए था जो कर्नाटका को जीत तक ले जाए 2023 पे। इनफैक्ट जो साउथ इंडिया में बीजेपी की पकड़ सिर्फ अब कर्नाटका में है, तो इस वजह से वो बहुत सालों से कोशिश कर रहे थे कि येडियुरप्पा के अलावा कोई और मास लीडर या कोई और स्ट्रॉन्ग यंग लीडर ढूंढ के उनका एजेंडा आगे बढ़ाए। इनफैक्ट येडियुरप्पा ने पिछले कुछ साल पहले उन्होंने बीजेपी से हट गए थे, उन्होंने नया पार्टी भी शुरू किया केजेपी करके, मगर बीजेपी के लिए ये डाइजेस्ट नहीं हो पाया, तो इनको एक और लीडर खड़ा करना था और बहुत कोशिश किया उन्होंने पिछले साल भी, पिछले टाइम भी। और ये बार उन्होंने इनफैक्ट येडियुरप्पा को जब कर्नाटका में बीजेपी सत्ता पे आई, तब उन्होंने हाईकमांड ने ऑलरेडी बोल दिया था येडियुरप्पा को कि वो यही टर्म लास्ट कर पाएंगे, इसके बाद उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि ये 80 इयर्स के अब 2 साल में हो जाएंगे। बीजेपी का रूल है 75 अबव कोई भी लीडर को चीफ मिनिस्टरियल पोजीशन नहीं दिया जाता है, मगर यहाँ पर कर्नाटका में उन्होंने एक एक्सेप्शन किया। अलग बात है कि उनका कोई और लीडर नहीं है जो येडियुरप्पा का स्ट्रेंथ है, उनका जैसा स्ट्रेंथ बीजेपी को विक्ट्री जीत तक लाने के लिए कोई और लीडर उनको अभी तक मिला नहीं है। तो यही एक चांस मिला उनको येडियुरप्पा को बोलने के लिए कि आप ऑलरेडी 75 क्रॉस कर चुके हो, 2 साल में 80 हो जाओगे, तो यही टाइम है कि आप रिजाइन कर लो, हम एक और फ्रेश और यंग फेस ढूंढ लेंगे और उनको ग्रूम कर लेंगे 2023 और 24 के लिए भी। अभी समझते हैं कि सीएम पद से हटने के बाद भी येदियुरप्पा को खुश रखना बीजेपी के लिए क्यों जरूरी है। एक वजह तो ऑब्वियस ही है, कर्नाटक में सबसे बड़ा समुदाय है लिंगायत समुदाय। लिंगायत आबादी करीब 17% है। हालांकि लिंगायत समुदाय में भी लगभग 98 छोटे पंथ हैं। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से करीब 122 में लिंगायत समुदाय अच्छी तादाद में वोटर्स हैं। इनमें से लगभग आधी सीटें बीजेपी के पास हैं। लिंगायत वोटों के बिना बीजेपी सरकार में नहीं आ सकती, ऐसा माना जाता है, और लिंगायत वोटों को बीजेपी में लाने वाले हैं येदियुरप्पा। कर्नाटक में लिंगायत वोटों को नाराज करना किसी भी पार्टी को कितना भारी पड़ सकता है, इसे समझने के लिए 1990 का उदाहरण दिया जाता है। 1990 में लिंगायत समुदाय से ही आने वाले कांग्रेस नेता वीरेंद्र पाटिल कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने। उनके कार्यकाल में सांप्रदायिक दंगे हुए। राजीव गांधी दंगा प्रभावित इलाकों के दौरे पर गए। राजीव गांधी उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे। राजीव गांधी ने दौरे के बाद मीडिया से बातचीत में कह दिया कि मुख्यमंत्री बदले जाएंगे। इस बयान की प्रतिक्रिया हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटिल ने भी कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। पाटिल को तब लकवा मारा हुआ था और उनका चेहरा कुछ तिरछा हो गया था, उन्हें तकलीफ हो रही थी बोलने में, और उस हालत में उन्होंने कहा कि वो अपने पद से नहीं हटना चाहेंगे। इसकी भारी प्रतिक्रिया हुई। बाद में हालांकि उन्हें हटना पड़ा, लेकिन राजीव गांधी के इस फैसले से कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ। लिंगायत समुदाय कांग्रेस के खिलाफ हो गया, नाराज हो गया, और अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हो गई। माना जाता है कि कांग्रेस के उस फैसले के बाद ही बीएस येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय के नेता बनकर उभरे। पार्टी ने भी उनको ग्रूम किया। 90 के दशक में येदियुरप्पा कर्नाटक के बीजेपी अध्यक्ष थे। बीजेपी लिंगायत समुदाय को नाराज नहीं करना चाहती, इसीलिए येदियुरप्पा को 75 क्रॉस करने के बाद भी मुख्यमंत्री बनाया गया, और साल भर से हो रहे भारी विरोध के बावजूद भाजपा उन्हें अपने पद से हटाने का फैसला टालती रही। अब भी उन्हें 2 साल पूरे करने दिए गए, यानी इस्तीफे में भी थोड़ा सम्मान रखा गया। अमूमन हम देखते हैं कि बीजेपी के फैसले अचानक होते हैं, इस मामले में कम से कम ऐसा नहीं है। वैसे जब हम आपको बीएस येदियुरप्पा के हटाए जाने की वजहों को गिनवा रहे थे, उसमें एक वजह और हम जोड़ना चाहते हैं, जो बहुत सारे करप्शन के एलिगेशन है बीएस येदियुरप्पा और उनके परिवार के खिलाफ। इनमें से कोई भी आरोप फिलहाल साबित नहीं हुआ है, अलग अलग चरणों में है, लेकिन बात इनकी खूब होती है। जी बिल्कुल, येडियुरप्पा के बिना बीजेपी नहीं है और बीजेपी के बिना येडियुरप्पा भी नहीं है, ऐसा हाल है बीजेपी में। यहाँ पर कर्नाटका में वो बहुत ही बड़ा बड़े लिंगायत लीडर थे। इनफैक्ट 500 के तादाद में लिंगायत लीडर्स ने एक कन्वेंशन भी किया था सिर्फ और संडे, और वहां पर उन्होंने अपील भी किया कि अगर येडियुरप्पा को हटाएंगे ये अच्छा नहीं होगा लिंगायत कम्युनिटी के लिए। अगर लिंगायत कम्युनिटी उन्होंने बुरा मान लिया तो फिर उनका सपोर्ट बीजेपी से हट जाएगा। इन्होंने ऐसा थ्रेटन भी किया है, और ये पहली बार नहीं है, बहुत बार जो लिंगायत मठ के सिर हैं बहुत सारे आगे आए थे और एक लेटर भी लिखा था, बहुत सारे लेटर्स लिखे थे, नरेंद्र मोदी तक भी लिखा था जो लेटर्स जो था, और कोई उनको मतलब रिस्पॉन्स नहीं आया, मगर फिर भी उन्होंने बहुत ही ज्यादा
कोशिश किया कि येदियुरप्पा वहां पर या ये टर्म चीफ मिनिस्टर के सीट में कंप्लीट टर्म फिनिश करे। तो ये बार शायद लिंगायत के मठ सेयर्स को बहुत ही दुख हुआ है, और क्या ये अगले साल कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे ये देखना चाहिए। मगर ये श्योर है कि लिंगायत कम्युनिटी एक स्वीपिंग शिफ्ट नहीं होगा। बीजेपी के बहुत मतलब बहुत सपोर्ट करते भी हैं लिंगायत कम्युनिटी के लोग, मगर शायद आधा पॉपुलेशन लिंगायत के लोग शायद ऑपोजिशन में शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस को भी यहाँ पर कर्नाटका में लिंगायत का बहुत ही ज्यादा सपोर्ट है। इनफैक्ट मैं बोल सकती हूँ कि आधा आधा है, आधा सपोर्ट बीजेपी को जाता है, आधा सपोर्ट कांग्रेस को जाता है। अब बात आती है कि येदियुरप्पा के बाद बीजेपी कर्नाटक की कमान किसे दे सकती है। इसमें कई नाम सामने आ रहे हैं। नया मुख्यमंत्री लिंगायत समुदाय से हो सकता है, या कर्नाटक के दूसरे सबसे बड़े समुदाय वो कलिग्गा समुदाय से भी हो सकता है, या फिर किसी छोटे समुदाय से भी हो सकता है। हर तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। कुछ संभावित नामों पर चर्चा करते हैं। एक नाम चल रहा है मुरुगेश निरानी का। मुरुगेश येदियुरप्पा सरकार में खनन मंत्री थे। ये लिंगायत समुदाय के पंचमशाली पद से आते हैं। पंचमशाली लिंगायत में सबसे बड़ा पंथ माना जाता है। ये बगलकोट जिले की बिलगी सीट से विधायक हैं और कई फैक्ट्रीज भी चलाते हैं, कारोबार है। दूसरा नाम है अरविंद बेलाड़ का। ये हुबली धारवाड़ इलाके से आते हैं, 2 बार विधायक हैं। ये भी पंचमशाली लिंगायत हैं। इनके पिता चंद्रशेखर बेलाड़ भी आरएसएस बीजेपी में नेता रहे हैं, संघ से हैं और पार्टी में भी रहे हैं। इनका नाम भी सीएम की लिस्ट में चल रहा है। तीसरा नाम है बासवराज बोमई। ये भी कर्नाटक सरकार में गृह मंत्री हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एसआर बोमई के बेटे हैं। लिंगायत समुदाय से ही आते हैं। खबरें हैं कि येदियुरप्पा की पसंद है। मुख्यमंत्री के लिए येदियुरप्पा ने इनका नाम आगे बढ़ाया है, ऐसा टिप्पणीकार दावा कर रहे हैं। इसी तरह की अंदरूनी रिपोर्ट्स हैं। CS अश्वत्थ नारायण एक और नाम है। ये वो कलिगा समुदाय से आते हैं, अभी कर्नाटक के डिप्टी सीएम हैं। वो कलिगा समुदाय को साधने के लिए बीजेपी इनके नाम पर मुहर लगा सकती है। वो कलिगा समुदाय से ही एक और नाम है CT रवि का। ये बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। अभी ये चिकमंगलूर से 4 बार विधायक रह चुके हैं और बीजेपी के संगठन महासचिव BL संतोष के करीबी माने जाते हैं। येदियुरप्पा सरकार में भी रह चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस फॉर्मूले पर भी विचार कर सकती है कि किसी बड़े समुदाय से मुख्यमंत्री न बनाते हुए किसी छोटे समुदाय से बनाया जाए न्यूमेरिकली। जैसे हरियाणा में बीजेपी ने प्रयोग आजमाया, प्रभावशाली जाट समुदाय से हटकर एक दूसरे समुदाय से आने वाले सीएम को बनाया, मनोहर लाल खट्टर, जो पंजाबी खत्री हैं। इस फॉर्मूले से बीजेपी गैर लिंगायत और गैर वोकलिगा वोटों को साधना चाहेगी। जैसे कांग्रेस ने सिद्धारमैया को कर्नाटक का सीएम बनवाया था, जो कर्नाटक में दलितों और पिछड़ों का चेहरा बनकर उभरे थे। अनुमान है कि बीजेपी भी कर्नाटक में यह फॉर्मूला अपनाकर देख सकती है, या कम से कम इस संभावना को कंसीडर कर रही है। इसीलिए मुख्यमंत्री के फ्रंट रनर्स में 2 और नाम आगे आ रहे हैं। एक नाम है BL संतोष। बीजेपी में संगठन के महासचिव हैं, कर्नाटक से आते हैं, आरएसएस से बीजेपी में आए हैं। अभी कर्नाटक से बीजेपी के सबसे बड़े नेता कहे जा सकते हैं। ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, तो BL संतोष का नाम भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के लिए चल रहा है। हालांकि येदियुरप्पा और BL संतोष की बनी नहीं अभी तक। ऐसे में BL संतोष को मुख्यमंत्री बनाने से येदियुरप्पा बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे। हो सकता है कि वो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएं। प्रहलाद जोशी एक और नाम है। ये कर्नाटक में बीजेपी की राजनीति का ब्राह्मण चेहरा है। धारवाड़ से 5 बार के सांसद हैं। प्रधानमंत्री मोदी समेत केंद्रीय नेतृत्व के करीबी माने जाते हैं और अभी मोदी सरकार में कोयला और खनन मंत्री हैं। तो ऐसे कई नाम चल रहे हैं। किन नामों की संभावनाएं ज्यादा प्रबल हैं, जानकारों की राय सुनिए। हमें जो यहाँ पर सुनाए, जो लोग यहाँ पर बोलते हैं, यही है कि अगर लिंगायत चीफ मिनिस्टर उन्होंने बनाया, जो शायद कर्नाटका बीजेपी के लिए कर्नाटका में अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये डोमिनेंट कम्युनिटी है जो लिंगायत कम्युनिटी, जो 125 कॉन्स्टिट्यूंसीज में आउट ऑफ 225 125 कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर 64 कॉन्स्टिट्यूंसीज बीजेपी को जाता है, जो लिंगायत डोमिनेटेड कम्युनिटीज है। बाकी के 60 ऑड कॉन्स्टिट्यूंसीज वो भी लिंगायत डोमिनेटेड है, वो कांग्रेस को जाता है। तो बीजेपी को लिंगायत कम्युनिटी को मतलब अपसेट कराना, उनको सक्सेस नहीं मिल पाएगा उनको। तो शायद उनको वो फिलफिल करना ही होगा, लिंगायत कम्युनिटी से लीडर शायद चुनना ही होगा। अगर बीजेपी ने एक बोल्ड मूव, बहुत मतलब वो बहुत ही बोल्ड डिसीजन वो लेंगे, तो शायद ये बार एक शायद SC ST OBC से कोई लीडर हो सकता है। और अब अभी आज सुनाई दिया कि R अशोक है, जो ट्राइबल
बैकवर्ड कम्युनिटी का लीडर है, उनको शायद डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। अगर उन्होंने ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर को बनाया, शायद 4 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स वो बनाएंगे, एक SC ST, 2 SC ST से और एक लिंगायत से, एक वोक्कलिगा से। तो इन्होंने बहुत ही स्ट्रैटेजाइज, अभी बात चल रही है कि ये बहुत सारे परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। शायद ऐसा ही होगा कि लिंगायत लीडर ना हो और एक ब्राह्मण भी हो, ये भी बहुत बात चल रही है। कर्नाटक दक्षिण में भाजपा का एकमात्र गढ़ माना जाता है जहां से वो दूसरे राज्यों की तरफ रुख कर सकती है। दक्षिण के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या बाकी राज्यों में भी अपना वोट बेस बढ़ाने के लिहाज से बीजेपी के लिए कर्नाटक बहुत अहम है। अब देखना है कि येदियुरप्पा के बाद बीजेपी नए मुख्यमंत्री के साथ कर्नाटक में पकड़ कितनी मजबूत रख पाती है और मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद येदियुरप्पा को बीजेपी कैसे अकोमोडेट करती है, कैसे साध पाती है। आज के शो में बस इतना ही, लेकिन चलने से पहले आपको विजय दिवस की बधाइयां। आज के दिन 22 साल पहले भारत ने कारगिल युद्ध जीता था और पाकिस्तानी फौज को खदेड़कर कारगिल की चोटियों पर दोबारा कब्जा कर लिया था। आधिकारिक रूप से लड़ाई चली थी 3 मई से लेकर 26 जुलाई तक। इस लड़ाई में हमारे 500 से ज़्यादा जवानों ने वीरगति प्राप्त की और तकरीबन 1300 के करीब जख्मी हुए थे। विजय दिवस के मौके पर कारगिल युद्ध के तमाम शहीदों को हम नमन करते हैं। जय हिंद।